हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू कोचिंग हब प्लेटफॉर्म्स। आपका स्वागत है आपके अपने कोचिंग हब प्लेटफॉर्म्स पे। आज अपन अपना जो चर्चा का विषय है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड नो मोर। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, इन्होंने गवर्नमेंट का जो एक ऑर्डर था, जो एक एक्ट बनाया गया था, है ना, पारित किया गया था, वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम से। और उसके साथ तीन चार एक्ट और इन्होंने पारित, सॉरी, तीन चार जो और एक्ट है उनमें संशोधित करके जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आए थे, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक करार दे दिया है। तो जो जो अभी सरकार जो है वो उसके लिए टेंशन का विषय है, और जो विपक्षी पार्टी है इसको अपने लिए मौके का एक फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि अभी जो सरगर्मी है, देश में चुनावी माहौल है, और आपको पता है कि भारत के अंदर अगर चुनाव होता है तो ये चुनाव जो है एक पर्यटन के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि विदेशों से बहुत से नागरिक यहाँ पे आते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इतना बड़ा लोकतंत्र जो है अपना इलेक्शन बहुत ही फेयर और उस निष्पक्ष तरीके से संतुलित और ये करवा देता है। ये कई देशों जो है, कई देश से जो है बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे पधारते हैं। वो देखते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र बहुत आसानी से अपने जो है इलेक्शन कंडक्ट करवा लेता है, वो इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ लेते हुए। तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। और क्यों, इसमें क्या कारण था, हर एक न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय बना हुआ लगातार पिछले 10 दिन से। और ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन जस्ट एक महीने डेढ़ महीने बाद जो है चरणवार शुरू होने वाला है, तो अपन देखते हैं इस टॉपिक पे अपने जो अपने हिसाब से अपन इसमें, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें, है ना, एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण बना के रखना। अपने जो काम के पॉइंट है वो इसमें से चूज करना। अगर आप कोई सामान्य नागरिक और एक जानकारी के तौर पे भी इसको देखना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, वो अपने हिसाब से आप देखिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बोला कि जो रिवील कीजिए, आप जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड आपने छुपा रखे हैं ना, इसमें क्या डाटा है, इसको जो है रिवील करिए। एक कार्टून के तौर पर आपको समझाने का कोशिश किया गया। अपन आगे चलते हैं। अपने दिन की जो है आज ये पहली शुरुआत अपन एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ वी वांट इट टू बी। अपन इसको कैसा चाहते हैं, किसको, कोई सेट अपन करते हैं गोल, है ना, और वो उसको अचीव करते हैं यहाँ तक। तो अपन चाहते हैं कि यहाँ सेट किया और बहुत ही सीधा और स्मूथ रास्ता होगा, है ना। पूरे जो है एक साल तक अगर अपन को लगे तो एक साल में कोई दिक्कत नहीं है, उतार चढ़ाव गए नहीं लाइफ के अंदर, और आसानी से प्राप्त कर लिया। ऐसा अपन चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है, होता ये है कि आप सेट किए हैं एक गोल, है ना, आपको अचीव यहाँ पे प्राप्त हुआ है। देखिए, अचीव यहाँ पे हुआ है और सेट यहाँ पे की, लेकिन आप देखेंगे कि वो, और जो आप स्टार्ट किए, फिर आपको कोई डाउट हुआ, फिर आप उससे लर्न किए, फिर आप नीचे गिरे, आप फेल हो गए, है ना, आपको कंफ्यूजन हुआ, आपको अपना कॉन्फिडेंस गिर गया, फिर आप उससे प्रैक्टिस किए, सीखे, फिर आप ऊपर उठे, फिर टाइम लगा, फिर आपकी जो फीलिंग्स है वो लॉस्ट हो जाती है। कहने का मतलब आपको समझ में आना बंद हो जाता है कि यार ये बहुत टफ काम ले लिया, बहुत कठिन अपन ने क्या है, या कोई उसमें सीखने के दौरान कुछ आपको समस्या होने लगेगी। तो आपको क्या लगने लगा कि जैसे एक बार उठे फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे फिर गिर जाएंगे। ये यहाँ पे फेल, डाउट, है ना, फीलिंग लॉस्ट, उसके बारे में कंफ्यूजन होना, डाउट होना, या अपना कॉन्फिडेंस गिर जाना, ये एक अपने अपने सबके पॉइंट्स हो सकते हैं, सबके अपने अपने विषय हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस चलती है। और ये सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जो उस टारगेट को जी रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, उसके प्रति बार बार मेहनत कर रहा है, वो स्ट्रगल करता हुआ चलता रहता है। ठीक है। पर फाइनली होता है कि बड़ी मुश्किल से आपको जो है वो टारगेट अचीव करना होता है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ आप ही जानते हो, क्योंकि आप इस प्रोसेस का हिस्सा रहे, आपने इसको क्या किया है, जिया है ना। तो ये आपको ही पता, आप यहाँ सफल हो जाते हो, आपको मालाएं पहना जाता है, आपको मेडल मिलते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। आपको बहुत मुश्किलों से यहाँ गुजरना पड़ा। लोगों को जब लगता है, जब दुनिया आपको देखती है, तो आप उनको लगता है कि आसान, बहुत आसान था, एक सीधा रास्ता था, यहाँ चल के आप यहाँ तक मंजिल तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आप तैयारी कर रहे हो, उसमें मुश्किलें आ रही है, तो ये आपकी इस तैयारी का ये पार्ट है। जैसे पहले मुश्किलें आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मुश्किलों से सीखते ही देखो, ये मुश्किल आई, आप इससे सीखे थोड़ा ऊपर गए, फिर ये मुश्किल आई, फिर इससे सीखे, फिर यहाँ पर आए, फिर मुश्किल आई। तो यानी जितनी मुश्किल आओगी आप उसी हिसाब से अपना जो टारगेट वो चेंज करोगे, रिव्यू करोगे अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करोगे, और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में जो भी आपने गोल सेट किया, आप इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन या स्टार्टअप आप बोलना चाह रहे हो, है ना, हर एक प्रकार की चीज के अंदर, हर एक किसान के लाइफ में भी एक गोल होता है, और वो भी उसको अचीव करने में सीधा सीधा प्राप्त नहीं कर पाता, बहुत मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ता है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन का अंदर ये फॉर्मूला सेट होता है ना। तो एक मोटिवेशनल कोट था, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने SBI को साफ साफ निर्देश दिया है कि आप जो है इस डाटा को प्रकाशित कीजिए। तो SBI ने कहा कि हमें जो है थोड़ा टाइम दीजिए,
में सुनवाई चली तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि जो टाइम आपको नहीं मिलेगा। एसबीआई जो है अपना बॉन्ड को इसको छिपा रहा है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड में अपन शुरुआत में देखते हैं कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से अपने लिए कौन कौन से विषय, कौन कौन से जो सब्जेक्ट टॉपिक्स है वो काम के हो सकते हैं, या अपने जो आंसर की अगर अपन आंसर लिखें कहीं पे तो वो क्या याद रखना है इससे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड। पहला है कि इसमें सेल कंपनियां की हिस्सेदारियां रहती है, इसमें डोनेशन नाम की कोई चीज होती है, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई बात होती है, इसमें एनोनिमिटी होती है ना, कहने का मतलब डोनेशन यानी दान की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी किसी की जवाबदेही है ना, इतना पैसा आ रहा कि जवाबदेही किसी की है, एनोनिमिटी यानी हाँ, है ना, जो बॉन्ड दे रहा है उसका का ना कहीं पे भी कोई नाम पता नहीं लिख रहे, ये एक मुद्दा था। फॉरेन फंडिंग यानी विदेशों से फंडिंग आ रही थी इसमें, क्योंकि कहने का मतलब आ रहा है कि पाकिस्तान भी भाई साहब इसके अंदर जो है फंडिंग कर रहा है, चाइना इसके अंदर फंडिंग कर रहा है, और करप्शंस भी एक मुद्दा होगा। रिकॉर्ड्स डाटाज है ना, डाटा कहाँ है किसके पास, ये भी एक मुद्दा है इसके अंदर। ट्रांसपेरेंसी, इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम है, और कहने का मतलब ये है, आज ये चर्चा है कि यही ट्रांसपेरेंसी इस अंदर गायब है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ये जो है अभी आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या रही है ना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सुनवाई करते हुए कहा था कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई ऐसी स्कीम लेके आई सरकार जो फंडिंग जो है वो पारदर्शी हो। सरकार ने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च की और इसको फाइनेंस बिल के तहत बजट में इसको प्रस्तुत किया। फिर बजट में प्रस्तुत करते हुए सरकार ने 3 एक्ट जो थे, वित्त अधिनियम, आयकर अधिनियम है ना, कंपनी एक्ट, इस 3-4 एक्ट जो थे उनमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, इन सब में इन्होंने क्या किया, संशोधित किया थोड़ा थोड़ा, और एक है ना बिल लेके आए, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम से प्रस्तुत कर दिया, और जनवरी 2018 से ये जो स्कीम है वो लागू हो जाती है। ठीक है। इस स्कीम पे बाद में एडीआर ने है जो है याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय जो है रिजर्व लिया, और बाकी इस पे सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 23 पे रिजर्व रख के बाद में सुनवाई की, कितने को, फरवरी 15 2023 को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो पूरी तरह से क्या है, असंवैधानिक है ना। 15 को ये बात इन्होंने कही, और ये इन्होंने कहा एसबीआई को कि आपके पास 4 हफ्ते का समय, मतलब 28 दिन का ना, और ये कितना हुआ, 13 मार्च, 13 मार्च तक आपके पास टाइम है। आप अपने पास जितना भी डाटा उसको रिवील कीजिए, है ना, आपके पास किसने फंड किया, कितना फंड किया, इस पार्टी को कितना पैसा क्या मिला, सारा डाटा आप रिवील कीजिए। तो 13 मार्च की सुनवाई से जस्ट पहले एसबीआई ने कहा, अभी मैंने कहा ना आपको पता है यहाँ पे एसबीआई ने कहा कि हमें जो है सर बहुत थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना डाटा है, हमें लगता है ये जो डाटा रिवील करने में हमें लगेगा कितना टाइम, जून तक का टाइम मांगा इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया, उन्होंने बोला है कि इतना टाइम अगर लगेगा तो इलेक्शन से पहले हमको डाटा नहीं मिल पाएगा, और देश में ये जो है एक अलग सूचना के तौर पे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आप जो है 18 मार्च, उससे पहले पहले ये सूचना, सॉरी 15 मार्च से पहले ये सूचना पूरी प्रकाशित कर दीजिए। 15 मार्च से पहले एसबीआई ने कहा कि ठीक हम प्रकाशित कर देंगे, लेकिन हम जो है ये नहीं बता पाएंगे कि एक ए व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा और एक बी पार्टी ने बॉन्ड को एनकेस किया ना, बुनाया, लेकिन ये बता नहीं पाएंगे कि ए जो बॉन्ड खरीदा उसने बी को ही दिया या सी को दिया या डी को दिया, ये नहीं बता पाएंगे अभी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तब कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप डाटा तो रिवील कीजिए। उन्होंने डाटा रिवील किया, लेकिन 15 मार्च की जो ये डाटा रिवील किया, इसके बाद में विपक्षी पार्टियों और एडीआर ने जो अपनी जो याचिका फिर प्रस्तुत और उसकी सुनवाई के तौर कहा कि इसमें ये पता ही नहीं लग पा रहा है। हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट में और एसबीआई के जो वकील है उनके बीच डिस्कस हो गई थी, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसबीआई को कहा कि नहीं आप ये डाटा भी रिवील कीजिए, और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के ऊपर जो डाटा होता है, जो एक यूनिक कोड दर्शाइए। और ये कब तक दिया, 18 मार्च को। 18 मार्च तक इन्होंने डाटा तो रिवील किया, इस तरह की सूचना बनाई, पूरी लिस्ट दी है, बाकायदा 2 लिस्ट निकाली इन्होंने, है ना, बाकायदा 2 लिस्ट निकाली। पहला पेज दस्तावेज जो है 337 पन्नों का, दूसरा 426 पन्नों का। पहले में क्या था, चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम थे, दूसरे में क्या था, बनाने वालों के नाम थे, लेकिन यहाँ पे भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किस व्यक्ति ने किसको कितना पैसा दिया, ये चीज तो यहाँ पे भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। फिर इन्होंने भाई साहब 21 मार्च के जो डेडलाइन फिक्स की, और 21 मार्च को इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे 21 मार्च को कि आपके पास जितना भी डाटा है, सॉरी 18 मार्च को इन्होंने कहा है कि आप सूचना को प्रकट करने में सिलेक्टिव नहीं हो सकते। एसबीआई को इन्होंने साफ बोला, एसबीआई ये तय नहीं कर सकता कि कौन सी सूचना देनी है कौन सी नहीं देनी है, ये अधिकार एसबीआई को नहीं है। उसके बाद जितना भी डाटा, जिससे भी प्रकार का डाटा है वो सारा रिवील करे।
ऐसा एसबीआई सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला। ठीक है। फिर एसबीआई ने जो है 21 मार्च, जो कल था, डेडलाइन से जस्ट 1.5 घंटे पहले ये पूरी सूचना जो है अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दी है। कहने का मतलब आप एक बार क्रोनोलॉजी समझिए इस चीज़ की। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा किसको? एसबीआई को। एसबीआई किसके पास सूचना देगा? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? अपनी साइट पे जो है इसको पब्लिश करेगा। यहाँ से जो है जनता इस चीज़ को देखेगी फिर उसके बाद में ना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो कैसे एक डोनर इसको, है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। सबसे पहले उसकी क्या होनी चाहिए? KYC होनी चाहिए, है ना। उसका ये जो है ऑथोराइज एसबीआई ब्रांच से वो उसका क्या करेगा? परचेज करेगा। नेम एंड डिटेल ऑफ डोनर की नहीं की जाएगी। कौन है क्या है आपका कुछ भी नहीं पता करेगा। ये बॉन्ड की जो है खरीद रही है ना। फिर वो आप जो है ये जो बॉन्ड मिलेगा आपको 1,000 से लेके 1 करोड़ तक के उस डिनोमिनेशन में मिलेगा, है ना। फिर इंडिविजुअल यूनिक सीरियल आप इस बॉन्ड पे मिलेगा। आप इसको जो है अपनी एनोमिनिटी रखते हुए, है ना, आप इसको जमा करा सकते हैं और चले जाइए आप, है ना। ठीक है। अब जो है एक पार्टी इसको एंकेस कैसे करवाएगी? सबसे पहला क्राइटेरिया है, शर्त जो है, कि पार्टी जो लास्ट इलेक्शन में मिनिमम 1% वोट शेयर प्राप्त करे। ऐसे तो नहीं तो हर कोई आके खड़ा कर देगा, बोल देगा हमें भी, है ना, फंडिंग चाहिए और वो काला धन जो है प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने 1% वोट शेयर रखा। दूसरा, है ना, वेरीफाइड अकाउंट, है ना, अपना जो अकाउंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वेरीफाई किया होना चाहिए पार्टी का। तीसरा, एंकेस थ्रो ईसीआई वेरीफाइड होगा और उस अकाउंट के तहत आप इसको एंकेस करवा सकते हैं। ये एक इसकी प्रोसेस रही। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, इससे कैसे चंदा मिलता है, कौन इसको खरीद सकता है? कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई एसोसिएशन ऑफ द पर्सन्स, अदर पर्सन्स और एजेंसी। लेकिन एक ही शर्त है कि अगर कोई नागरिक है तो वो कौन होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, है ना। नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। कोई कंपनी है, कोई यूनिट है ना, तो वो क्या होनी चाहिए? या तो भारतीय कंपनी होनी चाहिए या फिर भारत में रजिस्टर्ड, है ना, भारत में रजिस्टर्ड कोई कंपनी की जो सब्सिडियरी वो होनी चाहिए। ठीक है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम क्या है? 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली इसको लेके आए थे। जनवरी 18 में इसको सरकार ने नोटिफाई किया था। ये एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट का मतलब एक कागज का टुकड़ा मात्र है, लेकिन जो एसबीआई इसको जारी करता है तो वो एसबीआई के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी, जैसे 1,000 रुपये का एक टुकड़ा इन्होंने दिया, या 10,000 का दिया, या 1 लाख का, या 10 लाख का, वो उस टुकड़े की जो है प्रोमिजरी लेगा कि आप ये जो कागज का टुकड़ा, इसकी एक विशेष पहचान होगी और ये जहां भी जमा होगा उतने पैसे जो है एसबीआई वहां से निकाल के देगा। जैसे अपने यहाँ नहीं आता 500 के नोट पे कि धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता है। ये कौन होता है? ये आरबीआई होता है ना। ये भी तो एक कागज का टुकड़ा होता है जिसको अपन पैसा करें वो। उसी तरह बॉन्ड भी एक कागज का टुकड़ा होता है, उसकी अलग पहचान होती है, अलग उसमें डिजाइन होती है, बस इतना सा होता है। प्रोमिजरी नोट होता है, प्रोमिजरी अपने वचन दिया है ना। और वो अमाउंट उस हिसाब से होगा तो आप उसको भुना सकते हैं ऐसे। ठीक है। इसको एसबीआई की किसी भी ब्रांच से नहीं खरीदा जा सकता। कहने का मतलब एसबीआई की सिर्फ 29 ब्रांच ही इसके लिए ऑथोराइज्ड है। आप वहीं से खरीद सकते हो। ठीक है। और पार्टी को डोनेट कर सकते हो। इसके लिए पार्टी की योग्यता है कि पिछले चुनाव में इसको 1% वोट शेयर मिलना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको ध्यान रखना। व्हाट आर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या, है ना। ये एक डोनेशन का तरीका है पार्टीज को। ये डिमांड ड्राफ्ट होती है। डिमांड ड्राफ्ट आपने देखा होगा कि आप डिमांड ड्राफ्ट, है ना, जारी करवाते हैं बैंक से, फिर इसको जाके किसी किसी भी बैंक में जमा करा दो, किसी भी ऐसी कंपनी, फर्म या कोचिंग के नाम पे। जैसे एक बार मैं एलएन में गया था मेरे छोटे भाई का उसका एडमिशन करवाने। हमने एक डीडी बनवाई, डिमांड ड्राफ्ट, है ना। कहाँ से? किसी भी बैंक ऑफ इंडिया से, किसी से। और एलन में हम गए। एलन में जाके इसको हमने जमा करा दिया, किस में? एसबीआई वाले बैंक में। एसबीआई वाला बैंक क्या करेगा? उस डिमांड ड्राफ्ट को जो है कोचिंग के यहाँ पे एनकेस करवा देगा। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है ना, किसी भी बैंक में किसी भी खाते से आप लेते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे ट्रांसफर करवा सकते हो, जिस व्यक्ति का खाता आपके जिस बैंक में आप ड्राफ्ट जमा करा रहे हो उसमें होना चाहिए। जैसे मैंने एलन को देना है तो एसबीआई में एलन का खाता था, वहाँ जमा करा दो, एसबीआई उसको एलन को दे देगा। ठीक है। ओके। तो बियरर्स नेम ऑफ द पार्टी दैट डोनेट्स, नॉट नेम ऑफ डोनर, है ना। यानी जो जो डोनर है उसका नाम वगैरह कुछ भी इस पे नहीं होगा, है ना। हु कैन बाय ईबीज? कौन खरीद सकता है? एनी इंडियन सिटीजन्स, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, 1% कंपनी बेस्ड इन इंडिया, और जो इंडियन सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी, है ना, ये भी खरीद सकती है। लेकिन एक शर्त है कि कोई भी विदेशी नागरिक और कोई भी विदेशी कंपनी इसको नहीं खरीद सकती। हु कैन रिसीव ईबीज? कौन रिसीव कर सकता है, कौन इसको भुना सकता है? कि जिसके पास 1% वोट शेयर रहा हो लास्ट लोकसभा विधानसभा इलेक्शंस में, है ना,
कोई भी ऐसी पार्टी हो सकती है, और उसका जो खाता इलेक्शन कमीशन से नोटिफाइड होना चाहिए। ठीक है। व्हेन कैन ईवीज बी परचेड, कब ये खरीदा जा सकता है, ये है याद रखने के लिए, जो महीना होता है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। और इनमें भी क्या होता है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच को इनको आप खरीद सकते हो। और इनमें भी क्या होता है कि आप 15 दिन के अंदर इसको भुना सकते हो। अगर आपने 15 दिन में, ये जैसे मान लो आपने 8 तारीख को खरीदा, 8 और 15, 23 तारीख तक आप इसको भुना सकते हो। 10 तारीख को खरीदा, 10 और 15, 25 तारीख को इसको भुना सकते हो। अगर तब तक नहीं किया तो ये क्या करेगा, पीएम राहत कोष में ये पैसा चला जाएगा। ठीक है। वेयर कैन ईवीज बी परचेज्ड, 29 ऑथोराइज्ड ब्रांच ऑफ एसबीआई, है ना, और वहां पे आप इसको खरीद सकते हैं। हाउ टू परचेज ईवीज, है ना, इसको परचेज कैसे करें। सबसे पहले जो है इसकी डिनोमिनेशन क्या करी थी, मैंने कहा था कि 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ये 5 ही प्रकार के डिजाइन में या जो आकार में ये प्रोमिसरी नोट मिलेगा, ये है ना, अभी नोट कर लो, 1, 10, 1, 10, 1 ऐसे, है ना। ठीक है। ऑथोराइज्ड एसबीआई ब्रांच, है ना, और वहां पे कैसे मिलेगा, ये आपको चेक, है ना, या डिजिटल पेमेंट में ही मिलेगा, केस में ये नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखने वाली बातें होती है। ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो यूपीएससी प्री में आते हैं ना। केवाईसी डिटेल्स ऑफ द बायर्स आर कलेक्टेड बाय द बैंक बट रिमेन कॉन्फिडेंशियल, है ना। केवाईसी डिटेल तो लेता है लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होता है। यही डिटेल जो है अभी सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है ना। बायर परचेज बॉन्ड्स बियरिंग ओनली पार्टी नेम, है ना, उस पर पार्टी का नाम होगा, है ना, जो खरीद रहा है उसका नाम कभी नहीं होगा इलेक्शन बॉन्ड पे, है ना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को और इसके जो जो संशोधन थे एक्ट से संबंधित बहुत सारे, उनको असंवैधानिक करार दे दिया। इससे भारतीय राजनीति के जो फंडिंग का जो इकोसिस्टम है उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे माहौल पे जब इलेक्शन सर पे है। ठीक है। और इसमें मुख्य कारण क्या दिया है कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का ये क्या कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था, कि गोपनीयता जो है वो एक मुद्दा इतना बड़ा कर लिया है सरकार ने कि उसको सूचना के अधिकार से ऊपर देने की कोशिश की। अब अपन हल्का सा देखते हैं इसमें कौन कौन से एक्ट को प्रभावित किया था। वित्त अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम, और इन सभी संशोधनों को करते हुए सरकार ने पारित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको क्या कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। तो ये इनमें क्या सा कैसे क्या किया गया, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था ना, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि दानकर्ता की गोपनीयता के साथ सूचना के अधिकार को संतुलित करते हुए, है ना, पहले ये एक धारा थी कि सूचना को अधिकार जो है उसको गोपनीयता से संतुलित करते हुए खुलासा करना अनिवार्य बनाया था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इस खुलासे ये जो बात थी ना, इसको इन्होंने बंद करवा दी, यानी खुलासा करना अनिवार्य नहीं, ऐसा इन्होंने एक्ट में संशोधन कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन्होंने वित्त अधिनियम 2017 में क्या हस्तक्षेप किया कि खुलासे की जो आवश्यकता थी उस जो से छूट देने का एक अपवाद प्रस्तुत कर दिया, यानी जो खुलासा करना अनिवार्य था उसमें क्या कर दिया, एक छूट दे दी यहाँ पे। और यही बात है ना, इन्होंने अडेप्ट कर ली। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गोपनीयता और पारदर्शिता पे महत्व जोर देते हुए संशोधन को खारिज कर दिया, यानी ये इसको निरस्त कर दिया। अब आगे चलते हैं कंपनी अधिनियम 2013 पे। इन्होंने कंपनी अधिनियम में क्या था कि एक सीमा थी, है ना, दान की। इन्होंने कहा था कि कोई भी कंपनी अगर 3 वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 7.5%, है ना, अगर इतना लाभ प्राप्त करती है तो वो फंडिंग कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सीमा जो थी उसको और प्रकटीकरण का जो दायित्व था दोनों को हटा दिया, नहीं 7.5% की कोई जरूरत नहीं। अगर आप लॉस में भी जा रही है ना कोई कंपनी, वो भी फंडिंग कर सकती है। जैसे आप देखोगे बहुत शानदार मजाक का पॉइंट बनाया इन्होंने कि एयरटेल भाई साहब 2 साल से रो रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जो इन्होंने इनके ऊपर जो चार्ज लगाया था गवर्नमेंट ने, उसको पे करने के उनके पास पैसे नहीं है। और इन्होंने बहुत कहा कि हमारे जो फंडिंग जो हमारा जो ये जो लोन था उसको राइट ऑफ करो, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। भाई साहब ये जो घाटे में चल रही है वो कंपनी ने 200-250 करोड़ के आसपास की फंडिंग की है गवर्नमेंट को। कहाँ से किया इन्होंने, है ना, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर घाटे में चल रही तो भी आप फंड कर सकते हो। ये जो दान की सीमा थी ना, इसको इन्होंने हटाया था गवर्नमेंट ने इस एक्ट में, तो इन्होंने कर दिया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां मिलेगी आपको, है ना, अभी आगे चलो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब एक था आयकर अधिनियम, इसके तहत क्या था कि दान का रिकॉर्ड करना अनिवार्य था, लेकिन उन्होंने जो इससे क्या कर दी, छूट दे दी थी संशोधन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया। कहने का मतलब एक तो ये एक्ट था, एक वित्त अधिनियम, और एक था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये चारों में इन्होंने संशोधन किया, चारों को ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब आगे चलते हैं। हाँ, राजनीतिक पार्टियों को चुनावी खर्चे कैसे निकालने, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा पार्टियां, बहुत ही एक विशाल है ना जनसंख्या जो है देश की है, तो उसको संभालने के लिए पार्टियां भी बहुत सारी है, और वो कहाँ से है ना, फंड अपना इकट्ठा कर रही है, ये सब चीज़ें जो होती है उसमें क्या हो रहा था, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, पारदर्शिता नहीं होना, ये सब ऐसे हो रहा था। जैसे आप है ना गणेश उत्सव मनाते हैं, तो उसमें एक कॉलोनी में जहाँ पे भी गणेश जी विराजते हैं तो वहाँ फंडिंग कलेक्ट की जाती है ना, सभी
घरों से, फिर जाके वो ऐसा किया जाता है। वैसे ही ये चुनाव है कि एक पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं से क्या करती है, पैसे लेती है ना, और उन पैसों का यूज करके वो इलेक्शन लड़ती है, जैसे प्रचार करना, है ना, बैनर लगवाना, बड़े बड़े हीरो वगैरह राजनेताओं को बुलाना, खर्चे करना। तो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है दोस्तों कि अगर ये जनता से जो इन्होंने पैसा लिया है ना, और इस पैसे का मिसयूज कैसे कर रहे हैं, कि मान लो इन्होंने, इनके इलेक्शन में खर्चा होना चाहिए था 100 करोड़, और फंडिंग आ गई इसकी 250 करोड़। भाई साहब ये 150 करोड़ जो पैसा बचाना, वो जनता का ही तो पैसा है। तो ये क्या करेंगे इस पैसे से, अनैतिक कार्य कर सकते हैं, इलीगल, है ना, इलीगल कार्य करवा सकते हैं। और बहुत सारा पैसा जो भ्रष्टाचार का हो सकता है, जो लोग यहाँ पे, ये एक व्यक्ति ने यहाँ पैसा दिया, तो ये कहाँ से देगा, अगर इसका पास ये मान लो ये भिखारी, ये कैसे पैसे दे सकता है, नहीं देगा ना। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तभी देगा। और ये क्यों देगा इसको पैसा, इसको क्या जरूरत पड़ी, ये इसलिए देगा क्योंकि जब ये गवर्नमेंट बनेगी ना, तो इसके हिसाब से, है ना, इस व्यक्ति के हिसाब से ये गवर्नमेंट नीतियां लागू करेगी, है ना। ये बहुत ही चर्चा का, ये थोड़ी गहरी बात है, आप थोड़ा है ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि आखिर चंदा देते क्यों है, चंदा इसलिए देता है ना, ये इनडायरेक्ट रूप से समझने की बात है कि कोई व्यक्ति चंदा देता क्यों है, ऐसे उसे क्या मजबूरी पड़ी कि एयरटेल जो है घाटे में चाहते हुए भी इन्होंने फंड किया, घाटे में थी ये कंपनी भाई साहब, इसके कर्मचारी को देने के बाद इसके पैसे नहीं, और इन्होंने फंड किया है। तो क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपना फंड करके कुछ और अपना काम करवाना सरकार से चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2017 में इसको लाया गया, ओके। 2018 में इसको लागू कर दिया। और इसने किस किस एक्ट को प्रभावित किया, वित्त अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम, इनको प्रभावित किया, यानी संशोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सभी संशोधनों को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, है ना, फाइनली। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम अभी क्या हो गई, बंद हो चुकी है। और अधिकृत बैंक कौन था, एसबीआई। इसकी कितनी 29 ब्रांच, साल में कितनी बार, 4 बार, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। और कितना यूनिट में, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, है ना, ऐसे करके 5 यूनिट है इसकी। भारतीय व्यक्ति, इकाई या कंपनी होनी चाहिए, वही खरीद सकती है। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे, चेक या फिर सॉरी, ऑनलाइन होगा और चेक होगा, लेकिन केस नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बस केस नहीं होगा, है ना। ठीक है, 15 दिन तक वैध रहेगा ये, है ना। नहीं भुना सके तो पीएम राहत कोष में चला जाएगा, और भुना लिया 15 दिन के अंदर, तो किसी भी पार्टी ने भुनाया तो उसके खाते में चला जाएगा। केवाईसी कराना जरूरी है ना, नो योर कस्टमर। फिर इसमें क्या होगा, दान पर 100% टैक्स की छूट दी इन्होंने। बॉन्ड संख्या लेकिन निर्धारित नहीं की, ये बड़ी बात। आप कितना भी बॉन्ड जो है, आप जो है इसको फंड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड अपन शायद पीछे छोड़ के आए हैं, उसका क्या था, देखते हैं। अच्छा, स्लाइड कोई नहीं बची है, आगे चलते हैं। हाँ, तो सभी पार्टियों को अपने जो इलेक्शन बॉन्ड, जो इन्होंने एक निर्धारित संख्या नहीं रखी, क्योंकि सबको ही बहुत सारा पैसा चाहिए था, है ना। अगर आप संख्या निर्धारित कर दोगे तो वो पैसा जो है एक लिमिट हो जाएगी, है ना, उसके बाद में आप पैसा इसको फंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, और ये स्लाइड जल्दी हट जाए भाई, मेरे को आगे बढ़ना है। कहाँ आ गए अपन, यहाँ आ गए थे। और ये रहा ना, राजनीतिक दल की पात्रता जो इन्होंने निर्धारित की, क्या पात्रता रखी, तीन, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 29 में ये दिया कि जो भी इस एक्ट के तहत पंजीकृत दल है ना, वह इसके लिए पात्र होगा। फिर उसमें एक और पात्रता जोड़ी कि 1% वोट शेयर होना चाहिए किसका, लास्ट इलेक्शंस का, जो लोकसभा होगी या फिर विधानसभा होगी, है ना, लोकसभा या विधानसभा। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था के नफा और नुकसान अपन को देखना है। प्रॉफिट क्या है, इसमें पारदर्शी फंडिंग होती है, पारदर्शी फंडिंग होती है, नकद लेन देन होता है ना, डोनर की प्राइवेसी जो है वो संरक्षित रहती है। फंडिंग जो है उसका उपयोग जो है उसका खुलासा करना अनिवार्य था, ये जवाबदेहिता होती पार्टी की, है ना, लेकिन ये कर नहीं रहे थे, तो इसी के लिए इन्होंने डांट पड़ी और यहाँ पे इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके नुकसान क्या है, ये नुकसान आप याद रखना मेंस के हिसाब से। मूल विचार के विपरीत, मूल विचार क्या था, पारदर्शिता का, गोपनीयता का, भ्रष्टाचार का, ब्लैक मनी का, मनी लॉन्ड्रिंग का। और यही सब ही इसके अंदर होने की संभावना थी, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे कि कहाँ से पैसा आया है ना। बेशक ऑनलाइन हो रहा है, बेशक इलेक्ट्रल बॉन्ड आ रखे हैं, बॉन्ड के हिसाब से आप ले रहे हो, है ना, वो आप चेक बनवा के ले रहे हो, लेकिन आप बता नहीं रहे, तो इसका ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ से आया। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी फंडिंग करने वाली जो कंपनी है वो है फ्यूचर करके, कोई एक कंपनी है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इस फंडिंग का, इस कंपनी का कहीं से कहीं कोई, है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, कहाँ स्थित है ये नहीं मिल रहा है। और इन्होंने फंड किया भाई साहब 1300 से ऊपर करोड़ रुपए का, सबसे ज्यादा फंड इन्होंने किया। तो ये पता कैसे चला कि है कौन, तो ये सब चीजें तो हो ही रही है ना कुल मिला के इसके अंदर। तो ये मूल विचार जो था इसका, है ना, ये जो ईबीएस लेके आने का, उसी के खिलाफ ये जो है स्कीम जा रही थी। जबरन वसूली की संभावना भी है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां थी, है ना, बहुत सारे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ ईडी, है ना, और ईडी और सीबीआई के छापे पड़े।
भाई साहब, ईबी और सीबीआई के छापे पड़ने के 5 से 10 दिनों के अंदर इन्होंने जो है यहाँ पे फंडिंग की है, 5-5, 10-10, 100-100 करोड़ की। तो ये जबरन वसूली की ही बात होगी, है ना। जैसे एयरटेल अगर घाटे में, उसके बावजूद भी उसने पैसा दिया, क्योंकि उससे या तो जबरन वसूली हुई है। लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा था, क्योंकि इसे विदेशों से भी फंडिंग आती है। मान लो अगर पाकिस्तान ने फंडिंग की है ना, तो किसी कंपनी ने पाकिस्तान में या फंडिंग की है, तो पाकिस्तान के हिसाब से, है ना, गवर्नमेंट कोई अपनी नीति ना बना ले। चाइना ने अगर बड़ी फंडिंग की है किसी कंपनी के थ्रू, मान लो फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है, वो मान लो कि चाइना की है, और चाइना के पास पैसा तो ना बहुत सारा है, तो वो इसके थ्रू यहाँ इन्होंने फंड किया। अब ये फ्यूचर गेमिंग का जो जो भी मालिक होगा, वो गवर्नमेंट को कहेगा कि साहब ऐसी वाली नीति बना दो कि अपने जो हथियार खरीद रहे हैं, वो हथियार जो है रसिया से ना खरीदते हुए अपन खरीदेंगे कहाँ से, चाइना से। अब ये हो गया ना चाइना का फायदा। या फिर रसिया से ही खरीदो, लेकिन उसमें चिप जो होगी वो कहाँ से होगी, चाइना की होगी। और सरकार इसको मानेगी, क्योंकि सरकार को इन्होंने इतने रुपए दिए, तो सरकार के लिए ये मानना जरूरी हो गया। लेकिन नुकसान तो देश को हो गया ना, लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि चाइना की चिप आ गई तो सारी सूचना वहां जा सकती है। ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो संभावना थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, डोनर का नाम गुप्त रहेगा, जानने का अधिकार जो है उसको छोटा कर दिया जाएगा। सरकार की जो है डाटा तक पहुंच रहेगी, है ना। विपक्षी पार्टी की नहीं रहेगी, लेकिन डाटा तक सरकार की पहुंच रहेगी, क्योंकि सरकार तो कभी भी एसबीआई को रात में बोलेगा 2 घंटे के लिए कि मुझे 2 घंटे के लिए अपनी साइट को एक्सेस करने दिया जाए, और वो सारी चीजें देख सकता है कि किसने किसको जो है फंड फंड किया है। तो किसी व्यक्ति ने अगर कांग्रेस को किया है, तो बीजेपी अगर अभी अपनी सीट पे है, तो वो इसको, इस व्यक्ति को जो है प्रताड़ित कर सकती है। इसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म का भी मुद्दा आएगा। कैसे कि जो उद्योगपति है वो, है ना, और जो प्रशासक है वो, और जो बड़े बड़े पैसे वाले वो, और ये सब पार्टियां ये मिलके भी देश को, है ना, रूल करती जा रही है। तो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का भी मामला बनेगा। डोनर्स की जिन्होंने लिमिट तय नहीं की है ना, और कंपनी एक्ट में जो शर्त थी कि प्रॉफिट हो तभी वो डोनेट करे, तो इन्होंने इसको हटा दिया, है ना। तो ये भी एक नुकसान वाला पॉइंट है देश के लिए, है ना। सेल कंपनियां जो है वहाँ फंडिंग कर रही है ना। तो ये भी एक नुकसान वाला पॉइंट हुआ। तो ये अपन मेंस में लिख सकते हैं। सरकार इसमें क्या कह रही है कि हमने ब्लैक मनी पे, है ना, रोक लगवाई है। गोपनीयता सुरक्षित रखिए ताकि व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का सुरक्षित रहे। लेकिन इनकी जो राइट इन्फॉर्मेशन है, वो राज्य का अधिकार क्षेत्र की जो जानकारी है, या जो इसका जो गोपनीयता है, उसके ऊपर उन्होंने रखी है ना। यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन को ऊपर नहीं जाने दिया और इसको ऊपर रखा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरटीआई है वो ऊपर रहेगा। आप यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऊपर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊपर रहेगा, यानी इसको इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी कि तुलना अधिकार क्षेत्र या दानदाता की गोपनीयता की तुलना में। और इस इन्होंने कहा कि आरटीआई जो है क्यों जरूरी है, क्योंकि ये भारत जो है सहभागी लोकतंत्र, सभी मिलके अपना देश को, है ना, लोकतंत्र के फॉर्म में लाके आते हैं। सरकार की इसमें क्या होती है, जवाबदेहिता होती है। तो ये सहभागी है, सबकी जवाबदेहिता है, सब जनता एक साथ मिलके ये सब कर रही है, तो जनता को हक है वो इस चीज को जानने का। गोपनीय आप मत रखिए, आप रखोगे तो ये जो है लोकतंत्र के लिए, जवाबदेहिता के लिए खतरा बनेगा, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोहरी अनुपातिकता का एक परीक्षण किया। कैसे? इन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे अधिकार, जैसे गोपनीयता का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, अगर इन सब में डिस्प्यूट हो, तो इनमें संतुलन बनाने की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब प्रतिस्पर्धी अधिकार जो होंगे, फंडामेंटल राइट जो है आपस में भिड़ेंगे, तो किस अधिकार को अपन, है ना, प्रायोरिटी पे रखेंगे, उस टाइम स्पेस एंड सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा। ये है दोहरी अनुपातिकता का टेस्ट, है ना। और राज्य जो है उनमें से मिनिमम एक को प्रतिबंधात्मक तरीके से रखते हुए लॉजिकली किसी एक को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो राज्य ने क्या किया, गोपनीयता को सिलेक्ट किया, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सूचना का जो अधिकार था आरटीआई, उसको सिलेक्ट किया। पहले ये था, अब ये आ गया। ये था तब ईबीएस थी, अब ये था तब ईबीएस है ही नहीं, असंवैधानिक हो गई। तो ये दोहरी अनुपातिकता होती है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है एसबीआई को कि तुरंत इस पर रोक लगाए, एबीएस पे, है ना। और जो है बॉन्ड जारी करना बंद कर दीजिए। जितने बॉन्ड जारी हो गए वो ठीक है, लेकिन जिसको एनकेस करवा लिया गया वो पार्टी के फंड अकाउंट में रहेगा। जिसको एनकेस नहीं करवाया गया है उसको वहीं के वहीं फ्रीज किए, उसको वापस रिफंड कर दीजिए। 12 अप्रैल 2019 से अब तक का जितना भी डाटा उसके पास रहा है वो ईसीआई को दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करेगी 13 मार्च तक, 2024 तक। इन्होंने नहीं किया तो 18 मार्च की सुनवाई में इन्होंने फिर पब्लिश किया, लेकिन सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, आपको कंप्लीट डिटेल देनी है। 21 मार्च को कल इन्होंने क्या किया, कंप्लीट डिटेल दी, जिसमें सारी सूचनाएं हैं। जो गुप्त नंबर है, बार कोड है ना, किसने किसको कितना क्या पैसा दिया, कब दिया, वो सारी सूचना कल मिल गई है ना। जिसपे क्या होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, फंडिंग से रिलेटेड क्या सिफारिशें रही है, ये अपने पॉइंट्स आएंगे मेंस के हिसाब से, मेंस एग्जाम में यूपीएससी या आरपीएससी के अंदर, है ना। इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी। इन्होंने कहा था कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए इस तरह की फंडिंग जरूरी है ना। और स्टेट कब फंड कर सकता है,
केवल राष्ट्रीय और राज्य दलों को, स्टेट से, क्योंकि स्टेट के जो अंदर जो पैसा होता है वो अपने, है ना, जो टैक्स का पैसा होता है वो जनता का ही होता है। इसलिए कोई मान्यता प्राप्त दलों को ये मिलना चाहिए। प्रारंभ में जो फंडिंग है वो वस्तुगत रूप में होती थी, जैसे बैनर किसी कंपनी को चाहिए थे तो वो फंडिंग सरकार को जो है वहां से पैसा सीधे बैनर मिलते थे, है ना, गाड़ी के लिए तेल मिलता था, वो वस्तुगत रूप में होती थी। लेकिन ये फिजिबल नहीं हुआ तो उन्होंने फिर वापस क्या कर दिया, केस के रूप में या पैसे के रूप में इसको ड्राइव किया, है ना। ये इसकी इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 इनकी सिफारिश थी कि ऐसे किया जाए। फिर पूर्ण राज्य वित्त पोषण की एक जो बात थी पहले, उसको इन्होंने चेंज किया और आंशिक वित्त पोषण किया, है ना, कि हम थोड़ा बहुत खर्चा दे सकते हैं। अगर 100 रुपये का खर्चा हो तो हम क्या देंगे, 80 रुपये आपको देंगे, बाकी अपना आप खुद देखिए, ऐसा। फिर निर्वाचन आयोग ने 2004 में क्या किया कि सभी पार्टी अपना अकाउंट को सालाना पब्लिश करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उसको अटैच करे, और केग द्वारा अनुमोदित फर्मों से उसकी क्या करवाएं, ऑडिट करवाएं, ठीक है। ये चलो। फिर विधि आयोग ने 1999 में कहा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में संशोधित करते हुए धारा 78 ए शामिल की। इसमें क्या किया कि जो अकाउंट जो होते हैं पार्टी के, उनकी ऑडिट, है ना, उनका मैनेजमेंट, उनका पब्लिश वगैरह इम्पोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखिए इसको एक मेमे के थ्रू समझाया गया कि कोई बिजनेसमैन जो है, बड़ा व्यक्ति है ना, अपना चेहरा छुपाते हुए इतना पैसा लेके आया है, और इसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि दीवार तोड़ी है, फिर उन्होंने दीवार के अंदर इतनी मेहनत करके इसको अंदर, है ना, फंड को अलग अंदर डाला है, फिर यहाँ से फंड अंदर डाल के और इसी तरह ये वापस बाहर आ जाता है। अब देखिए कि ये सारा काम करके आ रहा है, अपन को दिख भी रहा कि कोई आया है, पैसा दिया है और चला गया, लेकिन ये पता नहीं कर सकते कि ये है कौन, क्योंकि इन्होंने ये जो है अपना चेहरा छिपाया हुआ है। ये एक गहरी बात है, और इसके तहत आप जो है इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सतीश आचार्य जी बहुत शानदार शानदार व्यंग्य या इस तरह की बातें जो है पब्लिश करते हैं। आप इसको समझिए, व्यक्ति आ रहा है, देखा आपने, इतनी मेहनत की है, अंदर दिया है सब कुछ, है ना, और ये पैसा जमा कराया और चला भी गया, ये अपन को दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि ये है कौन। बस इसी को जानने के लिए इस स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया, और ये इसका पता लगाएगा अब, है ना, कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है इस फंडिंग को लेके, क्योंकि देश, भारत में तो चलो ये चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, सच बताऊं तो दोस्तों, विदेशों में भी हर एक देश में इस तरह की समस्या हो रही है कि फंडिंग में जो है इस तरह के मामले उठते रहे हैं। यूके हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, सब जगह ये मामले चलते हैं। तो फंडिंग का जो रेगुलेशन का स्ट्रक्चर है वो भारत में क्या है, दान जो है नियंत्रित है ना, व्यक्तिगत दान की कोई सीमा स्पष्ट नहीं है। लेकिन यूएसए, यूके वगैरह में क्या हो, निर्धारित सीमा तो नहीं, लेकिन एक विकल्प के तौर पे स्पष्ट करते हैं कि इतना आप दान कर सकते हो, और विदेशी फंडिंग पे यहाँ पे क्या रहेगा, प्रबंध रहेगा विदेशों में ना। और अपने यहाँ पे विदेशी फंडिंग पे प्रबंध नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया, रजिस्टर करवा के आप ये ले सकते हो। व्यय की सीमा, भारत में इसका जो है व्यय की सीमा पे कोई अभाव नहीं है, कितना भी आप व्यय कर सकते हो। यूके वगैरह में क्या है, व्यय पे क्या सीमा है, एक लिमिट है, आप इतना ही कर सकते हो खर्च, है ना। फिर क्या है, सार्वजनिक वित्त पोषण है या नहीं, तो भारत में क्या है, सार्वजनिक वित्त पोषण है, सीमित है ना, आंशिक फंडिंग, पहले पूर्ण फंडिंग थी, अभी आंशिक फंडिंग है कुछ प्रतिशत, जैसे 100 रुपये में से 80 रुपये हम फंड करेंगे, बाकी आपको खुद देखो। पारदर्शिता और जवाबदेहिता हम लेके आए, कहने का मतलब ये फालतू की कागजी कार्रवाई है और है नहीं ऐसा कुछ। तो यूएस में क्या है, डेमोक्रेसी वाउचर मिलते हैं वहाँ पे, है ना, हमारे यहाँ पे ईबीएस है, वहाँ पे डेमोक्रेसी वाउचर है, और सार्वजनिक फंडिंग वहाँ पे होती है। पारदर्शिता और गुमनामी, ये सभी देशों में किस तरह का स्ट्रक्चर है, भारत में क्या हुआ, पारदर्शिता और गुमनामी में गुमनामी को सर्वोच्चता दी, है ना, व्यय की सीमा का अभाव है, आप डिटेल नहीं बता सकते, खर्च अप्रतिबंधित है, कितना भी कर सकते हो, तो यह क्या है, गोपनीयता है, और यहाँ पे अलग मैटर है। और विदेशों में क्या, बड़े दान पर खुलासा करना अनिवार्य था विदेशों में। कोप्रो कोप्रो वारंट ऐसे कुछ है कि आप जित अगर किसी को आप कुछ देंगे तो वो आपको बदले में कुछ देगा, ये है कोप्रो वारंट ऐसा कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टी और उम्मीदवार में किसको महत्व दिया जाता है, भारत में तो केंद्रित फंडिंग होती है। केंद्रित फंडिंग मतलब का होता है कि पार्टी वाइज होती है, लेकिन यूएसए वगैरह में क्या होता है, व्यक्तिगत फंडिंग, जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प के नाम पे फंडिंग होगी वहाँ पे ना। तो ये भारत और विश्व का एक सीनेरियो आप देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई साहब, ये दोनों आदमी हंस रहे हैं, आप देखिए, इनके प्रति विपक्ष बार बार ये बात कर रहा था कि इन्होंने इतना पैसा दे दिया, फंडिंग इन्होंने इन्होंने की है, लेकिन आप देखना इस पूरी लिस्ट के अंदर इनका कोई नाम ही नहीं है। एक तो 361 की आई थी, 481 पेज की, और इन दोनों के अंदर इन दोनों व्यक्तियों का नाम ही नहीं है। अब देखिए ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, ये बहुत ईमानदार हो सकते हैं, और अपन को रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट की। और लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और इनका नाम नहीं है, इन्होंने 1 रुपया तक, है ना, दान नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर इन्होंने दान दिया तो किस नाम से दिया। तीसरा मुद्दा ये है कि क्या इन्होंने कोई अपनी सेल कंपनी, है ना, जो टैक्स बचा के, क्या पता ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी इन्हीं की हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेंट मार्टिया मार्टिया वो जो है वो एक सट्टे जुआरी जो है उनका एक कंपनी है। ठीक है, लेकिन किसी और पे भी इन्होंने पैसा दिया है ना, जो इन्होंने बताया नहीं, बहुत शातिर आदमी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, लास्ट पॉइंट था अपना। अ, हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर
स्कीम पर रोक लगाई, है ना? कब लगाई? 15 फरवरी को उन्होंने डेडलाइन दी और इनकी सुनवाई 13 मार्च को हुई। 13 मार्च को इन्होंने कहा कि ये 13 मार्च को पार्टी जो है किस पार्टी को कितना फंड मिला ये पता चल जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से जवाब मांगा, है ना? क्योंकि उन्होंने जो फंड की जो डिटेल दी उसमें जो है बॉन्ड का नंबर छिपा दिया था, है ना? फिर उन्होंने कहा कि 21 मार्च तक सारी जानकारी दे, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते सूचना को देके। और ये फिर कल जो इनका निर्णय आया, कल 21 मार्च को इन्होंने साफ कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सारी जानकारी दे दी है ना? और इन्होंने कहा कि 18 मार्च की सुनवाई में बैंकों को जो आदेश था उनमें बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो था, सीरियल नंबर जो था, खरीद की तारीख, राशि सहित सभी जानकारियां दे। और इन्होंने 21 मार्च को शाम 5 बजे की सारी जानकारियां, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, सब कुछ जानकारी इन्होंने पब्लिश की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या है, चंदा लेने वाली टॉप 10 पार्टियां देख लेते हैं एक बार। वैसे ये कोई काम का नहीं, लेकिन एक इंटरेस्ट पॉइंट और है कि भाजपा को जो है 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़ को, कांग्रेस को 1,421 करोड़ का, बीआरएस को 1,214। अब आगे आप देख लेना। ये एक अपन देखना चाह रहे हैं कि लगभग लगभग 10,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ जो है बीजेपी को मिला है ना। और तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। और सबसे बड़े चंदे देने वाली कंपनियां कौन सी है? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस 1368 करोड़, मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो मेगा इंजीनियरिंग वाला वो। और आगे अपन देख सकते हैं आगे। और हाँ ठीक है, तो मुद्दा ये रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार का एक है ना तरीका रहा है इसको। विवेक ने बोला प्रधानमंत्री हफ्ता वसूली योजना कि ईडी ने जो है ना, शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस अरविंदा फार्मा पर इन्होंने रेड डाली। और उसके बाद में अरविंदो फार्मा ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 5 करोड़ रुपए दिए। फिर नवयुग कंपनी जो है इंजीनियरिंग, इन पे इन्होंने रेड डाली। 6 महीने बाद इन्होंने 30 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे। फिर रामगढ़ में रूंगटा रोज सन्स प्राइवेट लिमिटेड पे इन्होंने आयकर विभाग ने छापे डाले। और इन्होंने जो है ना 1 करोड़ रुपए का फंड किया। हैदराबाद के शिरडी साई में साई इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे इन्होंने टैक्स का छापा मारा, इन्होंने 40 करोड़ का फंड किया। तो कहने का मतलब ये ना, ये देश की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रही थी ना। कैसे? ये दबाव डाल डाल के और ये फंडिंग ले रहे हैं, ठीक है। विदेशों से इसमें फंडिंग आने की संभावना है, पाकिस्तान से इसमें फंडिंग आने की चर्चा चल रही है। तो कुल मिला के ये देश के लिए नुकसानदायक था। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या है, गोपनीयता के ऊपर जो है आरटीआई को रखा और इसको स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आप अपना इसमें एक व्यू रखना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।